तो न्यूरोसिस एक टॉपिक है और न्यूरोसिस के बाद हम एंजाइटी न्यूरोसिस में जा सकते हैं। इन्हें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह काउंसलर्स को पढ़ाया जाता है, बट सामान्य भाषा में अगर हमारे सामने ये बातें आएँ तो हमारी अगर अवेयरनेस रहेगी मुद्दों को लेके कि अच्छा हमारे अंदर भी इसका कुछ छोटा सा एलिमेंट है, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जो काउंसलिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें तो यह विषय काम आएगा ही। तो जेम्स कोलमिन जी की बुक किताब है और उसके अंदर से मैं हिंदी में इसलिए व्याख्या कर रहा हूँ क्योंकि किताब अंग्रेज़ी में है और मेरा भाव था कि मैं शायद हिंदी में ही बनाऊँ तो बेहतर है। तो न्यूरोसिस एक टॉपिक है और इसके अंदर ही होता है एंजाइटी न्यूरोसिस या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिएक्शन भी इसके अंदर ही आता है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उन पॉइंट्स पे ही बात करना चाहूँगा। तो इंग्लिश में एक बार बोल देता हूँ, फिर हिंदी में आपको समझा दूंगा। द इंडिविजुअल इज सेड टू एग्जिबिट न्यूरोटिक बिहेवियर इफ ही फ्रीक्वेंटली मिसइवैल्यूएट्स एडजस्टिव डिमांड्स, becomes anxious in situations that most people would not regard as threatening, and tends to develop behavior patterns aimed at avoiding rather than coping। तो एक इंसान जो निरंतर गलत आकलन कर रहा है सिचुएशंस का, घबरा जा रहा है वहां पर जहां पर आम इंसान नहीं घबराता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो परिस्थिति से दूर भाग रहा है, अवॉइडेंस रादर देन कोपिंग। प्रॉब्लम को सॉल्व करने को, मैनेज करने के लिए जो किया जा सकता है वह छोड़ के वह व्यक्ति क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। हम यहाँ पर न्यूरोसिस पढ़ रहे हैं। क्यूरियसली ही मे रियलाइज दैट हिज बिहेवियर इज इरेशनल एंड मैलएडप्टिव। उसको अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है कि जो मैं कर रहा हूँ ये कुछ तो अजीब है, मतलब कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं लॉजिकल नहीं है। एज इन द केस ऑफ सिवियर फोबिया फॉर जर्म्स बट फील अनेबल टू ऑल्टर इट। अब जैसे किसी को फोबिया ऑफ जर्म्स हो जाता है तो वो इंसान हाथ धोना दिन में 3 की जगह 5 बार, 5 की जगह 10 बार, मतलब क्योंकि जर्म से फोबिया है ना, तो बाहर निकल गए तो फिर घर आके हाथ धोना पड़ेगा। खाने से पहले 4 बार और हाथ धोए, खाने से उठ के भी हाथ धो लिया कि यार ऐसा लग रहा है कि कुछ। तो न्यूरोसिस के अंदर चूंकि ओसीडी आता है तो यहाँ पर उसकी व्याख्या हुई, परंतु यहाँ पर इसके बारे में बताते हैं कि उसको पता भी होता है तो भी वो ऑल्टर नहीं कर पाता। मतलब उसको जानकारी है कि कुछ गड़बड़ है, पर चाह कर भी वह इसे ऑल्टर नहीं कर पा रहा है। ऑल्दो न्यूरोटिक बिहेवियर इज मैलएडैप्टिव, वैसे तो है अजीब, परंतु साइकोटिक नहीं है। इट इज नॉट अ ग्रॉस डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी और मार्क्ड पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइजेशन, nor is it likely to result in violence to the individual other। अब क्या होता है, साइकोटिक जो हो जाता है, तो न्यूरोटिक और साइकोटिक में डिफरेंस ये है कि भाई साइकोटिक का लेवल ऑफ डिग्री इतना बढ़ जाता है कि वो इंसान अब रियलिटी में हम रह तो यही रहे पर मन से वो कहीं और ही रह रहा है। उसे आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, उसे चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, वो बेसिकली हेलुसिनेशन में जी रहा है। मतलब मैं भी यहाँ पर बात करने लगूँ, हेलो कैसे हो भाई, कोई नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है, अकेले कमरे में हूँ। तो इस तरह के जो सिम्टम होते हैं साइकोटिक के होते हैं। तो न्यूरोटिक का इतना ज़्यादा मैलएडजस्टमेंट नहीं होता है, वो साधारण संसार में रहता है, अपने आप को परेशान पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है, तकलीफ में रहता है, परंतु इस लेवल का नहीं होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े। हो सकता है पड़े भी 1-2 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं, पर साइकोटिक में वो ज़्यादा होता है। न्यूरोटिक्स जो होते हैं वो टिपिकली एंग्शियस होते हैं, इनफेक्टिव होते हैं, थोड़े से दुखी होते हैं, बड़े गिल्टी, अपराध बोध, मुझसे गलती हो गई, छोटी छोटी गलतियों पे इतना बड़ा बोझ बना लेना, तो इसको न्यूरोसिस के अंदर इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके आगे अगर हम आ जाएं तो बेसिक नेचर ऑफ न्यूरोसिस है। बेसिक नेचर ऑफ न्यूरोसिस के अंदर लिखा है कोर इज मैलएडैप्टिव लाइफस्टाइल टिपिफाइड बाय एंजाइटी एंड डिफेंस ओरिएंटेड अवॉइडेंट बिहेवियर। तो एक तो घबराहट का विषय है और दूसरा है अवॉइडेंस। तो तकलीफ भी है पर कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, घबरा भी रहे हैं पर कुछ करना नहीं है। बोलना बात करना बड़ा आसान होता है, जब इंसान इस परिस्थिति में होता है तो समझ में आती है तकलीफ क्या होती है। एज अ काउंसलर, एज अ साइकाइट्रिस्ट, बहुत कठिन लोग बहुत कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं। आप YouTube पे देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्वस्थ हैं। ऐसे ही हम अपने ऊपर काम करते रहें, भजन करते रहें, पूजा पाठ करते रहें, योगा करते रहें, गुरुजन से जुड़े रहिए।
जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, दूसरों को उनकी सहायता करना हमारा कहीं ना कहीं छोटा सा कर्तव्य बनता है, अगर हम उनसे कुछ लेवल में भी जूझे हैं तो द कॉमन कोर इज मैलअडैप्टिव लाइफस्टाइल टिपिफाइड बाय एंजाइटी एंड डिफेंस ओरिएंटेड। जो मैंने बताया, एक तो भाई अवॉइड हो रहा है, दूसरा जो है डिफेंस ओरिएंटेड है। तो डिफेंस मतलब अपन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और घबराहट भी है, घबराहट हो भी रही है, पर हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं। तो भाई अवॉइडेंस एंड कोपिंग वाला जो पॉइंट है कि अवॉइडेंस रादर देन कोपिंग, है ना। तो इसके अंदर इसको दो भाग में तोड़ा गया है, एक न्यूरोटिक न्यूक्लियस है और दूसरा जो है वो न्यूरोटिक पैराडॉक्स है। तो न्यूरोटिक न्यूक्लियस किस चीज़ को कहते हैं? द फॉल्टी इवैल्यूएशन ऑफ रियलिटी एंड द टेंडेंसी टू अवॉइड रादर देन कोप विद स्ट्रेस। तो जो हम अभी तक बात कर रहे थे अवॉइडेंस वाली, इस चीज़ को कहा गया है न्यूरोटिक न्यूक्लियस। द फॉल्टी इवैल्यूएशन ऑफ रियलिटी, जो हमें जगत में दिख रहा है इसका एक गलत इवैल्यूएशन करना, बिल्कुल हेलुसिनेशन में नहीं जा रहे हैं, गलत इवैल्यूएशन हो रहा है। एंड द टेंडेंसी टू अवॉइड रादर देन कोप विद स्ट्रेस, मतलब अवॉइड कर रहे हैं हम, रियलिटी फॉल्टी देख रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं और स्ट्रेस से कोप नहीं कर रहे हैं, है ना, अवॉइड कर रहे हैं बस। टू अवॉइड रादर देन कोप विद स्ट्रेस। सेकेंड पॉइंट जो इसमें आ रहा है वो न्यूरोटिक पैराडॉक्स का है। न्यूरोटिक पैराडॉक्स मतलब द टेंडेंसी टू मेंटेन द लाइफस्टाइल डिस्पाइट ऑफ इट्स सेल्फ डिफीटिंग एंड मैलअडैप्टिव नेचर। तो एक तो हम अवॉइड कर रहे हैं, कोप कर रहे हैं, दूसरा न्यूरोटिक पैराडॉक्स है कि हमको पता है कि हमारे अंदर टेंडेंसी है, हमको पता है कि ये लाइफस्टाइल कुछ प्रॉब्लमैटिक है, ये सोचने का तरीका, इस तरीके से जीना कुछ गड़बड़ है, परंतु सेल्फ डिफीटिंग नेचर में है। मतलब हमको ऐसा लगता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, हम हार चुके हैं। आपसे होगा, बिल्कुल होगा, आपसे ही होगा, होगा आपसे, आप कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं। थोड़ा सा भजन करेंगे, थोड़ा सा काउंसलिंग करेंगे, थोड़ा सा योगा करेंगे, सब संभव है, ठीक है। तो अपन जो अपना न्यूरोटिक न्यूक्लियस है इसकी डिटेल में जाएंगे तो इसकी डिटेल में 3 पॉइंट है। एक है फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड एंजाइटी, दूसरा है अवॉइडेंस इंस्टेड ऑफ कोपिंग, तीसरा है सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर एंड ब्लॉक्ड पर्सनल ग्रोथ। तो न्यूरोटिक न्यूक्लियस इज अ सर्कुलर प्रोसेस इन विच द इंडिविजुअल फील्स बेसिकली इनएडुकेट, इवैल्यूएट्स एवरीडे प्रॉब्लम्स एज थ्रेटनिंग। एक तो अपने आप को बहुत ही छोटा आंकता है वो इंसान, दूसरा निरंतर अपने रोजमर्रा की परेशानियों में डूबा रहता है और उनके बारे में सोचता रहता है। अटेम्प्ट्स टू डील विथ द रिजल्टिंग एंजाइटी, वो जो एंजाइटी हो रही है उससे डील करने का तरीका वहां से अपने आप को अलग कर लेना, भाग जाना होता है और डिफेंस मैकेनिज्म लगा देना होता है। यूजुअली न्यूरोटिक हैज ट्रबल एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, तो संबंध भी उतने अच्छे बन नहीं पाते हैं। वेगली गिल्टी फील करते हैं अंदर से ऑफ ट्राइंग टू अवॉइड अदर देन कोप, बिकॉज उनको पता है कि यार मैं ठीक कर ही नहीं सकता या करना चाहता हूँ पर हो नहीं रहा है, तो थोड़ा एक गिल्ट का फीलिंग भी आ जाता है। तो तीनों पॉइंट जो है इनको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। पहला, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड एंजाइटी। द न्यूरोटिक फील्स बेसिकली इनएडिक्वेट एंड इनसिक्योर इन अ वर्ल्ड विच ही परसीव्स एज डेंजरस एंड हॉस्टाइल। उस इंसान के लिए एक तो अंदर से छोटा होने की भावना, दूसरा उसे हर दुनिया का इंसान कहीं ना कहीं डेंजरस लगता है, उसको लगता है कोई भी आके मतलब सब बस मुझसे मतलब कुछ लड़ाई चल रही है जैसे, तो दुनिया को डेंजरस और हॉस्टाइल तरीके से देखता है। कॉन्सिक्वेंटली ही सीज मेनी एवरीडे सिचुएशंस एज थ्रेटिंग। साधारण सिचुएशन जो होती हैं उसे बहुत ही डरावनी लगती हैं। सिचुएशंस विच नॉट बी इवेल्युएटेड बाय मोस्ट पीपल, तो आम इंसान चूंकि भाई इस कमरे में कबूतर घुस के आ गया है तो कबूतर घुस के आ गया है, भाई दरवाजा खोलो, निकालो, बाहर जाने दो, अभी इसमें रोने तो नहीं लगेंगे, इसमें हम डर तो नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा, हाँ डर तो जाएंगे, एकदम से उसकी आवाज़ आएगी फड़फड़ाने की, परंतु इवैल्यूएशन क्या होना चाहिए? इवैल्यूएशन है कि भाई मेजर लो, निकालो। वो कोई इंसान रो रहा है नीचे जाके कि भाई कबूतर आ गया, कबूतर आ गया, तो दिस इज द मिस इवैल्यूएशन ना, भाई कबूतर ही तो है ना। एग्जाम्पल बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है बट आप समझिए मिस इवैल्यूएशन किस प्रकार से हो रहा है। This threat vulnerability leads to a dread of competitive situations and a tendency to overreact to minor setbacks and failures. तो अब चूंकि इतना अंदर से भयावह है, इतना डर है, इतनी थ्रेट के प्रति वल्नरेबिलिटी है कि वो इंसान कॉम्पिटिटिव सिचुएशन से दूर हो जाएगा और छोटे छोटे जो सेटबैक लगेंगे, कोई छोटा सा फेलियर हो जाएगा तो
इस कदर पीछे भागेगा, मतलब अरे मैं हार गया, मैं चूक गया, मतलब पूरी तरीके से निराश इस तरीके से भाव हो जाता है। इवन सक्सेस में कंट्रीब्यूट टू हिज अंडरलाइंग सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी। अब भाई उस इंसान को प्रमोशन मिल गया है, पर उसको प्रमोशन पे खुश होना चाहिए, पर वो व्यक्ति दुखी है। क्यों? अरे अब काम बढ़ जाएगा, स्ट्रेस होगा, मेरा फेलियर, मैं फेल ना हो जाऊं, मैं इनएडिक्वेट फील करूंगा, वहां पर जाके मेरे से नहीं हो पाया तो झड़ी लग गई फिर से नेगेटिव थॉट्स की। तो ये है फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी और एंग्जाइटी कि अच्छा खासा प्रमोशन मिला था बट इसको भी मतलब अपन ने, हमारी एबिलिटी नहीं है, अब मिल गया, अब हम कैसे मैनेज करेंगे, तो एंग्जाइटी में चला जाएगा इंसान। दूसरा न्यूरोटिक न्यूक्लियस के अंदर पॉइंट है अवॉइडेंस इंस्टेड ऑफ कोपिंग। इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। For example, alleged physical ailment may provide an excuse for lack of competitive achievement, or irrational fears will enable him to avoid situations perceived as dangerous. क्या बताना चाह रहे हैं? Alleged physical ailments, शारीरिक कुछ परेशानी है हमारे अंदर, ये एक एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल करेंगे फॉर लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव अचीवमेंट। भाई हम दुनिया से नहीं जीत पाए, बराबरी नहीं कर पाए, हार गए, क्योंकि हमारे शरीर में ना थोड़ी सी परेशानी है। तो इस तरीके से वह अवॉइड करता है चीज़ों को। और इर्रेशनल फियर्स विल इनेबल हिम टू अवॉइड सिचुएशंस परसीव्ड एंड डेंजर, क्योंकि उसका इवैल्यूएशन का प्रॉब्लम है तो उससे इर्रेशनल फियर दिखेंगे। भाई एग्जाम सेंटर जाना है, एग्जाम देना है, उसको लग रहा है कि भाई कुछ हो जाएगा, वहाँ पे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। तो अब एग्जाम का फियर सबको होता है बट उसको चार और नए फियर दिख रहे हैं जो इर्रेशनल है, बट उसके लिए अभी तो रैशनल है, तो वो दुनिया से थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तो ये अवॉइडेंस के लिए इन्होंने अवॉइडेंस इंस्टेड ऑफ कोपिंग के लिए एग्जाम्पल दिया है। द एंग्जाइटी में बी ऑगमेंटेड बाय द फैक्ट दैट न्यूरोटिक ऑफन रियलाइजेज द इर्रेशनलिटी ऑफ हिज ओन बिहेवियर। बाद में कहीं ना कहीं समझ में आता है कि यार इतना मैंने ओवर थिंक क्यों कर लिया, इतना तो नहीं करना चाहिए था। तो alleged physical ailments may provide an excuse for lack of competitive achievement, or irrational fears will enable him to avoid situations perceived as dangerous. However, his defenses are rarely adequate and a considerable amount of anxiety usually remains. कितना ही वो सोच ले, विचार कर ले, कंट्रोल्स बना ले, अंत में घबराहट बनी रहती है क्योंकि अवॉइड कर रहा है, क्योंकि फियर्स इर्रेशनल है। तो इस इर्रेशनल फियर के नाम पे वो अपने आप को सिचुएशन से अलग कर लिया, कुछ शारीरिक परेशानी के नाम पे कंपटीशन से दूर हो गया। इस तरीके से वो अवॉइड करता है चीज़ों को कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बना के। तीसरा पॉइंट, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर एंड ब्लॉक्ड पर्सनल ग्रोथ। इन अ सेंस द न्यूरोटिक इज इमर्स्ड एंड क्वागमायर ऑफ कवरिंग अप, डिफेंडिंग, एस्केपिंग एंड अवॉइडिंग। ये जो एक साइकिल बताई है इन लोगों ने, क्वैगमायर ऑफ कवरिंग अप, डिफेंडिंग, एस्केपिंग, अवॉइडिंग। कवरिंग अप, अपने आप को कवर कर लिया कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, कुछ झूठ बोल के अवॉइड कर दिया। डिफेंड कर दिया कुछ बहाना बना के। एस्केप, बस भाग जाओ, अवॉइड, अलग हो जाओ। एक तरीके से इन तरीकों से वो कोपिंग पैटर्न उसका ये होता है। तो सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर एंड ब्लॉक्ड पर्सनल ग्रोथ, तीसरे पॉइंट के अंदर हम समझ रहे हैं दैट सिंस द न्यूरोटिक ऑफन फील्स दैट ही इज फाइटिंग फॉर हिज वेरी लाइफ इन अ हॉस्टाइल एंड थ्रेटनिंग वर्ल्ड। दुनिया है खराब, मानते हैं, सेल्फिश भी है, भी मानते हैं, इतनी थ्रेटनिंग और हॉस्टाइल नहीं है कि हम दिन भर घबराए रहे, अरे लड़ लेंगे यार, ठीक है। His main energies are focused on clinging rigidly to his defenses he has been able to erect. It is not surprising that he has no time or energy or for concern of others. अब उसने बना के रख लिया अपना बिलीफ सिस्टम की दुनिया ऐसी है, उसका मिस एवेल्युएशन भी हो रहा है, उसको कहीं तक हल्का फुल्का इसका इंडिकेशन भी है, परंतु वो अपनी छोटी सी दुनिया में अब रह गया है सिमट के, क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा है कैसे दुनिया से मैनेज करूं, क्योंकि उसे हर चीज़ एक डर प्रदान कर रही है। तो सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर हो गया और पर्सनल ग्रोथ रुकी जाएगी। आप लोगों से नहीं मिलोगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे तो होता ही है। दिस लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रियल कंसर्न फॉर अदर्स, क्योंकि अब दूसरों से भी उतनी कंसर्न नहीं, अपने ही जीवन में जो इंसान परेशान होता है, भैया आपका भी पेट दर्द हो जाएगा तो आप वीडियो बंद कर दोगे, आप थोड़ा सा जाओगे डॉक्टर के पास या फिर आप सो जाओगे। तो जब हम परेशान होते हैं
फिर हम दुनिया से कट जाते हैं और हमें लगता है कोई समाधान नहीं है, या फिर हम समाधान लेने में भी घबरा रहे हैं। ये हालत है। तो यही तो है कि भाई न्यूरोसिस के अंदर एंग्जाइटी है, ओसीडी है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो अगर मेरा भाव हुआ तो शायद मैं और वीडियोस बनाऊं। तो यही है, हम पहुंच गए थे यहाँ पे। तो पर्सनल रिलेशनशिप्स बचती नहीं है, जिससे उसकी डिफिकल्टी और बढ़ जाती है, वो शेयर करे तो कैसे करे। इन शॉर्ट, द न्यूरोटिक लाइफस्टाइल टुगेदर विथ कॉम्प्लिकेशंस इट क्रिएट्स इज नॉट ओनली सेल्फ डिफीटिंग एंड मैल एडेप्टेड बट टेंड्स टू ब्लॉक हिज ग्रोथ। तो भाई एक तो जीते नहीं बन रहा, परेशान है, साथ साथ आगे की ग्रोथ भी नहीं होती है। यूजुअली द न्यूरोटिक वेगली सेंसेस दैट समथिंग इज मिसिंग, that he is not fulfilling himself or leading a truly meaningful life, and this in turn leads to feeling of futility, unhappiness, loss of joy। तो चूंकि दुनिया से थोड़ा कट जाता है और ये सब चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको समझ में आता है कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है, खामी है, जिस कारण वो और हार जाता है, दुखी हो जाता है और सेटिस्फाइड नहीं रहता है लाइफ से। इस पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो साधारण लोग मज़े मार भी पा रहे हैं, भोजन खा पा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, वो भी बहुत हद तक खुश नहीं है। बिकॉज ये सब छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो आपको मिल रही हैं और आप लेते रह रहे हैं। परंतु अगर हम भागवत उठा लें और थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान लें तो सारे है कि दुनिया दुखालयम है, दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है इस जगत को। तो सफरिंग तो है ही, ये इंसान की थोड़ी लेवल अलग है। और दूसरा इंसान जो हम हैं, हम खाने में खुशी, पिक्चर में खुशी, गार्डन में खुशी, उस काम में खुशी, उस दोस्त से बात करने में खुशी, हम भी बहुत कोई खुश लोग नहीं हैं, दुखी हैं। जो एक खुशी और दुख के पार जो एक प्रसन्नता और आनंद है, ऐसा गुरुजन बताते हैं, वो प्रभु के इंद्रियों को संतुष्ट करने में है। तो हम श्री कृष्ण के बारे में जब सोचेंगे और उनको हम खुश करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ डायरेक्ट करेंगे, हम अपने भोजन को ऐसा बनाएंगे जो कृष्ण जी स्वीकार पाएँ, हम अपने कार्य को ऐसा करेंगे कि कृष्ण जी मुस्कुराएं, हम लोगों की ऐसा सेवा करेंगे कृष्ण जी को लगे हाँ बढ़िया है। जब हम अपनी इंद्रियों को नहीं, प्रभु की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रभु को सेटिस्फाई करने के लिए जीवन जीते हैं, तो सुख और दुख के परे जो आनंद है उसकी छोटी छोटी शायद झलकियाँ आए। नाम जप, रूप ध्यान इत्यादि इत्यादि तरीके से हमें गुरुजनों का आश्रय लेके इससे हमें आगे बढ़ना होगा। ये था थोड़ा सा साइकोलॉजी के बीच में भक्ति योग मिक्स, नहीं तो मुझे लगता है कि बस साइकोलॉजी पढ़ाऊँ मैं तो मेरा भाव सा नहीं आता। द न्यूरोटिक पैराडॉक्स, तो एक तो न्यूरोटिक न्यूक्लियस पढ़ा हमने, अब हम पढ़ रहे हैं न्यूरोटिक पैराडॉक्स। ह्यूमन बींग्स टेंड टू बी हाईली pragmatic, doing what works in learning and modifying their behavior in accordance with adjusted demands, yet neurotic clings to his established coping pattern despite the fact that it's ineffective, self-defeating and leads to dissatisfaction। उसको पता है कि जो पैटर्न है ये कुछ गड़बड़ है मेरे अंदर, पर वो अपने पुराने ही कोपिंग मैकेनिज्म अवॉइड करने के, एस्केप करने के, उनको ही चुनता है, क्योंकि कुछ नया करने में उसे और घबराहट हो जाती है। तो इस तरीके से न्यूरोटिक पैराडॉक्स समझाया जा रहा है कि यार उसकी सिचुएशन बड़ी पजलिंग हो जाती है। वो थोड़ा पैराडॉक्स का अर्थ ही हो गया ना कि फंस गए, मतलब एक तरफ परेशान है, दूसरी तरफ कुछ कर नहीं पा रहे, है ना। द न्यूरोटिक पैराडॉक्स कैन बी अंडरस्टूड इन 2 बेसिक पैटर्न्स, यहाँ पर लिखा है। The immediate relief from anxiety that comes from the momentary avoidance of situation perceived as threatening। तो एक रिलीफ मिलती है ना भाई। अभी एकदम से कोई मुझे बोले कि आपको सेमिनार लेना है, थोड़ी सी घबराहट हो जाएगी, भाई थोड़ा प्रिपेयर करना है क्या है, पर वो कैंसिल कर देगा, तो तुरंत कुछ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे अपन। यहाँ पर ये जो इंसान है उसको एक इमीडिएट रिलीफ मिलती है जब वो अपने पास्ट पैटर्न अवॉइडेंस का यूज़ करता है, तो उसे रिलैक्सेशन मिल जाता है उन सिचुएशन से, क्योंकि हट गए तो अपना जो पास्ट पैटर्न फॉलो कर रहा है उसके कारण वो अपने आप को शांत रख पाता है। द इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी दैट कम्स फ्रॉम द मोमेंट्री अवॉइडेंस, अलग कर लेना सिचुएशन से, इज परसीव्ड एज थ्रेटनिंग। जो सिचुएशन उसको थ्रेटनिंग लगती हैं उसे तुरंत ही वह द इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी दैट कम्स फ्रॉम मोमेंट्री अवॉइडेंस, तो जो रिलीफ मिल रही है उसे अपने आप को उस जगह से हटा लेने में, क्योंकि उसे वो सिचुएशन थ्रेटनिंग लग रही है। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है द कंटिन्यूड एंड इनअप्रोप्रिएट परसेप्शन ऑफ सर्टेन एवरीडे सिचुएशन। जो हम बात कर रहे थे कि आकलन ही गड़बड़ हो गया, मैंने कबूतर का एग्जांपल ले लिया। अब किसी के लिए छिपकली है, किसी के लिए अलग अलग परिस्थिति है, बट निरंतर मतलब छोटी छोटी चीज़ों को, इतनी सी परेशानी थी, इतनी सी बात से निपट जानी थी, बट हमने इतनी बड़ी बना दी, और हम सभी करते हैं, ठीक है। न्यूरोटिक अभी हम जो जा रहे हैं ये
मेंटल इलनेस के हाई लेवल पे जा रहे हैं। हमारे अंदर, सबके अंदर है कुछ ना कुछ न्यूरोटिक, कुछ ना कुछ परेशानियाँ, परंतु उसका डिग्री की बात है ना। हम सब नॉर्मल हैं क्योंकि हमारा डिग्री ऑफ प्रॉब्लम कम है। जब ये डिग्री इतनी पहुंच जाती है कि रियलिटी में हम दुनिया से एडजस्ट नहीं कर पाते, तो हम डायरेक्टली लेबल हो जाते हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी में न्यूरोटिक, एंग्जाइटी न्यूरोटिक, ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिएक्शन वाले, या फिर हिस्टीरिया, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे चूंकि वो स्ट्रेस वाली जो सिचुएशन है उसे अवॉइड कर जाता है, तो उसे ये अनुभव भी नहीं हो पाता कि वो उसे फेस करता तो क्या होता, तो एक्सपोजर खत्म हो जाता है उसका। एट द सेम टाइम ही इज प्रिवेंटेड फ्रॉम टेस्टिंग द सिचुएशन टू सी इफ व्हाट ही फियर्स इज इन फैक्ट रियलिस्टिक। अरे मेरे को क्रिकेट मैच देखने जाना है, पर यार वहाँ पर भयंकर भीड़ होगी और वहाँ पर लोग, फैंस लोग कुछ भी खाएंगे और बहुत हल्ला करेंगे, तो मैं तो बहुत डर जाऊंगा, तो मैं जा ही नहीं रहा। अरे मेरे को क्रिकेट पसंद है, पर मैं टीवी में ही देखूंगा। कुछ डर है अंदर से। बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, उनको आप बिल्कुल डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कीजिएगा, पर अरे हाँ होंगे, जाके देखो और एक बार घबरा के घर आओ कि हाँ देखा है भाई, मैच में आईपीएल नहीं देखने जाएंगे, टेस्ट मैच देखने जाएंगे, टेस्ट मैच में ऑडियंस खाली रहती है, ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे क्योंकि हमको कुछ दिक्कत हुई, एक्चुअली हुई, तो जाइए वहां पर और जाके देखिए, तो फिर पता भी चल जाएगा ना कि यार ये चीज सही में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और ये चीज नहीं कर रही है। परंतु हम जाते ही नहीं है तो अपने आप को टेस्ट भी नहीं कर पाते। तो पैराडॉक्स ही है ना कि मतलब भय भी है पर टेस्ट भी नहीं कर रहे, भय भी है पर ठीक भी नहीं कर पा रहे, भय भी है पर वैलिडेट भी नहीं कर पा रहे। तो फिर जब जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी, तो फिर हम बस डरे हुए हैं, हम उसे ठीक करने पे काम नहीं कर रहे हैं, है ना। This basic pattern we are dealing with in the neurosis thus involves conditioned fears which render the individual particularly vulnerable to stresses and most people can cope up with it. जो आम इंसान बहुत आसानी से कोप अप कर लेता है, वहाँ इसके लिए इतनी वल्नरेबिलिटी है, इतनी सेंसिटिविटी है, इतना गलत आकलन हो जाता है कि वो मैनेज ही नहीं कर पाता। This vulnerability in turns leads to causal chain of stress, anxiety, avoidance and reinforcement. स्ट्रेस और एंजाइटी में डिफरेंस समझिएगा। मुझे कल एक काउंसलिंग लेनी है और वो काउंसलिंग उस विषय में मैंने ली नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा कि यार मैं कैसे करूँगा। अब एंजाइटी ये हो जाएगी कि भाई मैं सोचते ही रह जाऊँ उसके बारे में। अब वो काउंसलिंग हो गई, अच्छी खराब जैसी भी हुई, मैं अब बैठ के सोचे ही चले जा रहा हूँ, मेरा पूरा जीवन ही खत्म हो गया। तो स्ट्रेस इज सिचुएशनल, किसी कारण से जब हो रहा होता है, जब कारण बहुत क्लियर ज्ञात होता है तो वो स्ट्रेस है। पर एंजाइटी इज लाइक भाई सिचुएशन खत्म हो गई है, अभी आई नहीं है, तुम चिंतन से छोड़ ही नहीं पा रहे थॉट को। तो स्ट्रेस वी ऑल फेस, एंजाइटी वी ऑल फेस, लेवल ऑफ डिग्री इज डिफरेंट। एट द सेम टाइम स्ट्रेस में क्लियर होता है कि भाई वो कल काउंसलिंग जो होने वाली है ना उस कारण, या कल जो सेमिनार लेना है उस कारण थोड़ा टेंशन में हो। एंजाइटी इज लाइक भाई ले लिया, परसों फिर लेना है, नरसों फिर लेना है, पर हम एंजाइटी में ही जी रहे हैं। मतलब कभी कारण ही नहीं पता है, पर हम अंदर से थोड़े से घबराए हुए हैं। बहुत ही खराब परिस्थिति होती है आपके पास जब ऐसे लोग आए, आपको डिटैच रहना है, परंतु अंदर से भीतर से उनके लिए मतलब प्रेम का भाव रखना, क्योंकि मतलब खैर ये अब काउंसलिंग के एथिक्स के हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर चला जाएगा, तो उस पर मैं बात नहीं करता हूँ। बट समझिए कि वो तकलीफ में है और चाह कर भी अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको सहारा चाहिए और वो हमें देना होगा अपनी तरफ से लिमिटेड। क्योंकि आप अटैच हो जाओगे तो फिर आपका प्रोफेशन, और आप दिन भर फ़ोन उठाते रहोगे, दिन भर बात करते रहोगे, तो फिर आप हो जाएंगे न्यूरोटिक, बिकॉज आप हो जाएंगे अटैच्ड एक इंसान से जो बहुत परेशान है। तो एज अ काउंसलर आपको अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है, मैसेजेस का थोड़ा लेट रिप्लाई करना है, मैसेजेस पे काउंसलिंग नहीं करनी है, उन्हें घर बुलाना है, भले कम फीस लें पर थोड़ी सी लें, ताकि सामने वाले को थोड़ा सा हेजिटेशन हो, ताकि फिर भाई बहन का रिश्ता ना बन जाए। नहीं तो फिर आप जो घर के 3 लोग के लिए कर सकते हैं वो पूरी दुनिया के लिए करेंगे, तो 100 लोग जब आप काउंसलिंग कर चुके होंगे तब आप अपना फ़ोन फेंकने की हालत में आ जाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है काउंसलर का जीवन। परंतु अगर आपके अंदर समर्पण का भाव है, गीता का ज्ञान है, गुरुजनों के प्रभाव से आप जी रहे हैं, तो आप कुछ लेवल ऑफ डेप्थ में थोड़ी और गहरा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। परंतु वो
जीवन समर्पित जैसा हो जाता है। फिर हम प्रोफेशन के अंदर उस प्रोफेशन को सेवा मानते हैं, जहाँ पर हम जेन्युइनली केयर करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, प्रोफेशन की सेकंड थेरेपी सेशन के लिए नहीं। इसलिए क्योंकि हमको अंदर से लगता है कि अगर हमने इतना अवेलेबल कर दिया अपने आप को, तो फिर तो तकलीफ़ हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि हम कितनों के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो काउंसलर्स होते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि भाई 300-400 बच्चे हैं फ़ोन में, शादी नहीं हुई है पर 400 बच्चे हैं, माता पिता उनके दूसरे हैं, हम काउंसलर जैसे उनका जीवन संभाल रहे हैं, पर एक लिमिट पे आपको थोड़ा सा डिसएसोसिएट करना ही पड़ेगा। तो शुरुआती कुछ काउंसलिंग बहुत गहराई से लें, बहुत अच्छे से लें, पर उसके बाद धीरे धीरे आपको परिस्थिति, सिचुएशन खुद ही आपको डिटैचमेंट की तरफ ले जाएगी। तो कॉजल चेन ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, अवॉइडेंस, रीइंफोर्समेंट। टेंशन हुई, उससे फिर बाद में बहुत घबराहट हुई, उसको अवॉइड कर दिया, ये अवॉइड करते ही साथ ये पूरा पैटर्न जो है रीइंफोर्स हो गया। ये न्यूरोटिक पैराडॉक्स है। स्पेसिफिक न्यूरोटिक पैटर्न्स, एंजाइटी न्यूरोसिस होता है, फोबिक न्यूरोसिस होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस है, हिस्टेरिकल न्यूरोसिस है, हाइपोकॉन्ड्रियकल न्यूरोसिस है, तो 6, 7, 8 है ना, डिप्रेसिव न्यूरोसिस है और न्यूरोस्थेनिक न्यूरोसिस है। तो इनकी डिटेल में मेरा जानने का भाव था, बट अभी इतना मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी देर भूल जाऊंगा। एंजाइटी न्यूरोसिस उठाना चाहता हूँ, शायद अभी उठा लूँगा, बट वीडियो सेपरेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो न्यूरोसिस यहाँ पे ख़त्म होता है। ये जेम्स कोलमैन सर की बुक है, पेज 217, जिस वर्जन के हिसाब से मुझे लाइब्रेरी में मिली थी। तो अगर आप ये टेक्स्ट खोल लेंगे, ऑनलाइन PDF के रूप में मिल जाएगी, आप परचेज कर लेंगे तो हेल्प हो जाएगा आपका। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट में एंजाइटी न्यूरोसिस में डिस्कशन चालू करता हूँ।